आज ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पूरा कंप्लीट रूप से 200 क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से आपको कराई जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको पूरी तरीके से कराते हैं। किस नदी घाटी में गहरी खंड भूमि? हम बताए थे कि चंबल की घाटी जो होती है, चंबल नदी कहाँ पे पश्चिम के साइड में गिरती है, अरब सागर के आसपास में। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है ना, वो खंडर का निर्माण करती है, बिहार का निर्माण करती है। एक फिल्म बना था पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में दिखाया गया किस प्रकार से चंबल नदी में बिहर बना हुआ है। बिहर का मतलब गड्ढा बना हुआ है। तो खंड भूमि चंबल नदी से संबंधित है। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात है। और कोटा जो है ना, राजस्थान का जो कोटा शहर है, इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है, वो चंबल नदी के तट पर ही अवस्थित है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ लोहा उपलब्ध नहीं है? बिहार में, यानी कि बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे लोहा है। उड़ीसा में भी लोहा है। मध्य प्रदेश में, पंजाब में लोहा का कोई भंडार नहीं है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली है? चाय की खेती किस प्रकार की खेती प्रणाली है? तो चाय की खेती वृक्षारोपण के रूप में इसको याद रखेंगे। भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी, यानी कि पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में निकाला जाता है। भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे स्थान पे है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में डेनमार्क प्रथम स्थान पे है। डेनमार्क प्रथम स्थान पे है। डेनमार्क को याद रखे थे हम लोग पूरी तरीके से। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसके अधीन है? तो डेनमार्क के अधीन है। सर्वाधिक पवन से ऊर्जा कौन बनाता है? हवा से बिजली कौन बनाता है? डेनमार्क बनाता है। और भारत में पवन से बिजली कौन बनाता है? तमिलनाडु बनाता है। भारत चौथे नंबर स्थान पे है। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। अलंकेश्वर प्रसिद्ध है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? गुजरात में। अलंकेश्वर गुजरात में है। पेट्रोल के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान की विशेषता है? अवसादी चट्टान के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए कि अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किया जाता है। डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, जितने भी पेट्रोलियम से संबंधित पदार्थ होते हैं, सब अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टान परतदार चट्टान के रूप में याद रखा जाता है। बीच में जीवाश्म जमा हो जाता है और वही जीवाश्म भविष्य में पेट्रोल डीजल बनकर निकल जाता है। तो अवसादी चट्टान की सीली भवन जो है ना, एक प्रकार के पत्थर की आकृति का भवन की बन जाता है। पत्थर की आकृति का अलग अलग प्रकार बन जाता है, उसी को सीली भवन के रूप में याद रखा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, इस बात को याद रखिएगा। वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नाटिका किस राज्य का समुद्र तट है? तो ये पूरी तरीक़ा से वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नाटिका, ये जो समुद्री क्षेत्र है, ये केरल वाला सब, केरल के समुद्री तट को हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी का नाम है ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा बचाव आंदोलन मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था। तो विभ्रंश घाटी में गिरने वाली नदी ताप्ती नदी है। आगे देखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? भारत के पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि पूरी तरीक़ा से भारत का मैप बनाएंगे तो पूर्वी तटीय, यहाँ पे पूरब लिख दिए, यहाँ पे पश्चिम लिख दिए, ऊपर हम लोग ऊपर उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ दक्षिण। तो पूर्वी तट का मैदान का मतलब इस वाले भाग को क्या कहेंगे? तो इस वाले भाग को पूर्वी घाट, यानी कि बंगाल की खाड़ी अपना यहाँ पे है और अरब सागर पूरी तरीके से यहाँ पे है। और भारत के दक्षिण में क्या? हिंद महासागर है। तो पूर्वी तट को हम लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी पूर्वी घाट के रूप में याद रखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फसल चक्र क्यों आवश्यक होता है? फसल चक्र इसलिए आवश्यक होता है ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति हम लोग बना लें। अगर खाद्यान्न फसल के बीच में दलहन फसल बोने की सलाह दी जाती है, ताकि दलहन पौधे के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जिस खेत में हम लोग दलहन बो देंगे वहाँ पे यूरिया छींटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फसल चक्र का मतलब कि फसल को अदल बदल के हम लोग बोएंगे, और जब अदल बदल के बोएंगे तो हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति पूरी तरीके से बनी रहेगी और मिट्टी हमारा मजबूत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? क्वेश्चन आपका था कि भारत की पश्चिमी बिंदु, तो भारत की सुदूर पश्चिमी बिंदु है होगा कहाँ पे? पूरी तरीके से गुजरात में। पश्चिमी बिंदु यहाँ पे है वेस्ट। पूर्वी बिंदु पूरी तरीके से, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में वालांगू नामक स्थान पे है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे वालांगू नामक स्थान पे। वालांगू कहाँ पे? अरुणाचल में। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी भाग पूरी तरीक़ा से ये पश्चिम वाला गुजरात वाले क्षेत्र में है। यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु, लेकिन ये पूरी तरीक़ा से जब हम लोग यहाँ बात करेंगे भारत के बारे में, पूरे विश्व के मैप पर देखेंगे, तो जब मैप पर यहाँ पे देखेंगे, इस मैप के सहारे इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा,
ये अपना पूर्ण तरीक़े से पृथ्वी का मैप अगर बना लें तो पृथ्वी के मैप बनाने से भारत अपना यहाँ है, पूरी तरीक़ा से भारत पूरब में स्थित है। जब भारत पूरब में स्थित है तो भारत का जितना भी भाग होगा पूर्वी भाग के साइड में ही होगा। तो ये अपना गुजरात वाला क्षेत्र यही वाला क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसका सही आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात वाले क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल है। केरल के बारे में थोड़ा सा और रिकॉल करिएगा। केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। गजरता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। गजरता चालीसा का मतलब 40 डिग्री, पचासा का मतलब 50 डिग्री और साठा का मतलब 60 डिग्री। ये एक प्रकार की हवाएं चलती है। ये हवा कहाँ पर चलता है? तो यह हवा पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। दक्षिणी गोलार्ध होता क्या है? साधारण शब्द में समझ लीजिए। ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, बीच में हमारा विषुवत रेखा और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा 60 डिग्री पे चलता है। सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के लिए बात करेंगे। सूर्य से ग्रह की क्रम में हम लोग देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी। तीसरे नंबर का ग्रह कौन है? पूरी तरीके से पृथ्वी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? वर्तमान में मुंबई को याद रखेंगे। सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कब कम होती है? 3 जनवरी याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अपना सूरज है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जब कम होगी, जब क्या होगा? मिनिमम होगा, उसको बोला जाता है उपसौर। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जब कम होगी उसको उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी जब मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होगा, उसको कहा जाता है ऑफशोर। उप का मतलब छोटा होगा, जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का मतलब छोटा और उप आपको लिखा गया है 3 जनवरी की तरह। ऑफशोर का मतलब कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी ज़्यादा होगी कितना? तब 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ये होगा कब? तो ये होगा पूरी तरीके से 4 जुलाई को। यानी 4 जुलाई को पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूरज के बीच की कम होती है, उसको उपसौर कहा जाता है। और ज़्यादा वाले को ऑफशोर के रूप में याद रखेंगे। अप का मतलब ज़्यादा। क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में जारवा जनजाति और अंडमान निकोबार में निवास करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जारवा जनजाति, जारवा, ओजे, सैम्पेन और सेंटिनल, ये 4 जनजाति कहाँ? अंडमान निकोबार में निवास करती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम से गुजरेगा वो पूरी तरीके से राजस्थान से भी गुजरेगा, क्योंकि सिक्किम और राजस्थान एक ही अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत में खरीफ का मौसम काफ़ी हद तक कब होता है? खरीफ फसल को वर्षाधारित फसल कहा जाता है और वर्षा ज़्यादा भारत में किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कहाँ से? केरल से होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में ही खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल को याद रखा जाता है, मक्का को याद रखा जाता है, जो भी वर्षा के समय में बोया जाता है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई में की जाती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। तो खरीफ फसल की बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कहाँ से? केरल से होती है, 1 जून को होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। मृदा रहित यानी कि बिना मिट्टी का खेती करेंगे। तो बिना मिट्टी का खेती करेंगे तो पानी से खेती करेंगे, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाएगा। हाइड्रो का मतलब जल और पोनिक्स का मतलब खेती करना, यानी कि जल में ही खेती करेंगे। अभी इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया, यानी कि पूरी तरीक़ा से पानी का एक बक्सा ले लीजिए, पानी में जितना मिनरल्स होता है वो सब डाल दीजिए और उसी में आपका पेड़ पूरी तरीक़ा से हो जाएगा। हवा में लटक के पेड़ पूरी तरीक़ा से हो जाएगा। तो बिना जल का खेती करना, बिना मिट्टी का खेती करना, केवल जल में खेती करना, हाइड्रोपोनिक्स के रूप में, इसको हम लोग याद रखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ जिला कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की मिट्टी से है? जलोढ़क तलछट, जलोढ़क तलछट का मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के रूप में ये बात कर रहा है। तो नदी के द्वारा आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूरी तरीक़ा से था कि जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है। ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, और जो डेल्टा बनता है वो पूरे तरीके से जलोढ़ मिट्टी का बनता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी का नाम होता है खादर। तो ये पूरी तरीके से जलोढ़क तलछट का निर्माण नदी के द्वारा निर्मित तलछट से ही बनता है। नदी जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के बाद ही पूरी तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ताइगा के जंगल किस प्रकार के देश में पाए जाते हैं? तो ताइगा का जंगल रूस में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकांशतम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस क्षेत्र में है? हम लोग बात किए थे कोयला 4 प्रकार का होता है। एक कोयला का नाम है एंथ्रासाइड, तब होता है बिटुमिनस, तब होता है लिग्नाइट और तब होता है पीट। सबसे अच्छा कोयला का नाम है एंथ्रासाइड, सबसे खराब कोयला का नाम है पीट। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला का भंडार कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। लिग्नाइट कोयला का भूरा कोयला कहा जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र कहाँ पे है? नवेली में है। नवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में है। बिटुमिनस कोयला का भंडार पूरे भारत में सर्वाधिक है। एंथ्रासाइड कोयला का भंडार कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर से सुनिए, 4 प्रकार का कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, उसके बाद बिटुमिनस, तब लिग्नाइट और तब पीट। सबसे खराब कोयला का नाम है पीट। जिस कोयला में कार्बन ज़्यादा होगा वो कोयला अच्छा होगा, और जिस कोयला में कार्बन कम होगा वो कोयला खराब होगा। तो भूरा कोयला के रूप में याद रखेंगे लिग्नाइट को। लिग्नाइट का भंडार कहाँ पे? तमिलनाडु में। नवेली नामक स्थान कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। कालपोंग जल परियोजना कहाँ पे स्थित है? कालपोंग जल परियोजना अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? पर्वतीय वन के रूप में देवदार के वृक्ष होता है, जो पर्वतीय वन के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि समुद्री शीतल पवनें कब बहती है? समुद्री शीतल पवन कब बहती है? दिन में बहती है, समुद्र से भूमि की तरफ। दिन में जो बहती है ना समुद्री शीतल पवन, वो समुद्र से भूमि की तरफ बहती है, समुद्री समीर, जो पूरी तरीके से ठंडा होता है। तो समुद्री शीतल पवन कहाँ से बहती है? दिन के समय में बहती है और समुद्र से भूमि की तरफ बहती है। ठीक। देवसा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देवसा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रख लीजिएगा। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? आंध्र महाद्वीप। इसको हिंदी में बोलेंगे आंध्र महाद्वीप के रूप में हम लोग याद रखेंगे अफ्रीका को। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या कितना है? 54 है। अफ्रीका महादेश के बारे में थोड़ा सा खासियत है कि यहाँ पे कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा, यानी कि तीनों रेखा गुजरने वाला महाद्वीप कौन? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट आंध्र महाद्वीप के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पूर्व की गाथा कहा जाता है? पूर्व की गाथा का मतलब कि पूरब के देश में होता होगा, पूरब के क्षेत्र में होता होगा। इसका आंसर तो सबसे पहले कथकली होगा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? कथकली केरल का है। केरल अपने भारत में कहाँ पे है? तो केरल भारत के बारे में बात करेंगे पूर्व की गाथा के रूप में याद रखा जाता है। हाँ, पूर्व की गाथा, सॉरी इसका लॉजिक ये नहीं होगा। पूर्व की गाथा के रूप में हम लोग कथकली को ही याद रखेंगे। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य कथकली है। यानी पुरानी परंपराओं को गाथा के रूप में कहानी बना के इसमें दिखाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह का घनत्व जो है पूरी तरीके से सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य, द्वीप का मतलब चारों तरफ से पानी वाले क्षेत्र को, तस्मानिया जो द्वीप है ना, तस्मानिया द्वीपीय राज्य के रूप में याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन है? तस्मानिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? अर्जेंटीना से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इंडोनेशिया, केन्या और मालदीव सबसे भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, यानी पृथ्वी हमारा और पृथ्वी के बीच की रेखा को क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है और भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा तो आसानी से समझ रही है कि भू का मतलब पृथ्वी, यानी भूमि के मध्य से खींचा जाने वाला रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में हम लोग इसको पूरी तरीके से याद रखते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? नियाग्रा क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? भारत का नियाग्रा चित्रकूट को कहा जाता है। चित्रकूट कहाँ पे जलप्रपात है? ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थित है। डैश
भारत में स्थल से घिरा एक गहरा बंदरगाह और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में याद रखिएगा विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत में स्थल से घिरा गहरा बंदरगाह और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह के रूप में याद रखेंगे। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। तूतीकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। मुंबई में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है नहवा सुवा बंदरगाह। नहवा सुवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहा जाता है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। गुजरात में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है बधावन बंदरगाह। बधावन पोर्ट का नया बंदरगाह बना है। बधावन बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे है? कोलकाता में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? हल्दिया में। जितना भी बंदरगाह वर्तमान में है हम आपको बता दिए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि असम की जलवायु का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है? असम की जो जलवायु है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में याद रखा जाता है। असम के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि असम का पुराना नाम कामरूप हुआ करता था। कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर के पास अम्बुबाची मेला लगता है। असम का हाईकोर्ट कहाँ पे? गुवाहाटी में स्थित है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा पुल है, नदी पर बनाया गया पुल है जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई 9.1 किलोमीटर है। ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसका नाम माजुली द्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप कौन है? उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही स्थित है। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा? जुताई कहा जाता है। बिल्कुल, मिट्टी को जुताई वाली प्रक्रिया से हम लोग क्या, निराई का मतलब होता है घास निकालना। जैसे वर्तमान में धान की सोहनी को बोलते हैं निराई, याद रखिएगा, सोहनी करने को निराई कहा जाता है। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? खाद्य तेल निकाला जाता है सरसों से। सरसों के लिए हम लोग याद रखेंगे पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे? सरसों के उत्पादन से। पीली क्रांति को पीत क्रांति भी कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान, जैसे पहले उतना गर्मी नहीं पड़ता था, पहले की अपेक्षा गर्मी पड़ने की जो क्षमता है पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। ये हुआ क्यों? तो हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन गैस होता है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव वाला गैस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण हमारे विश्व का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जब विश्व का टेम्परेचर बढ़ा उसको वैश्विक तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वैश्विक तापन, विश्व का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव देखने लगा, और ग्रीन हाउस प्रभाव से बहुत सारा ग्लेशियर जो है पिघलने लगा। गर्मी पड़ेगा तो हमारा जो ग्लेशियर है पिघलने की क्षमता बढ़ेगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होता है? हमारे वायुमंडल का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक योजना था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितने भी महानगर हैं ना, उस महानगरों को जोड़ने का प्लान बना था। कौन कौन महानगर था? स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग पूरी तरीके से प्रकार से अगर बात करते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से, यहाँ पे उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। दक्षिण में है चेन्नई, C से लिखते हैं। यहाँ पे है पूरी तरीके से मुंबई, M से लिखते हैं। यहाँ पे है कोलकाता, K से लिखते हैं। और यहाँ पे है दिल्ली, यानी कि दिल्ली, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पश्चिम में मुंबई और पूरब में कोलकाता। इन 4 महानगरों को एक रोड बना के जोड़ा गया। दिल्ली से कोलकाता, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ आइए, एगो क्या बन गया? चतुर्भुज बन गया। इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध भारत के 4 महानगरों को जोड़ना था। कौन कौन महानगर था? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाले जो रोड था उसको स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में याद रखा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा पूछा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अल्पस पर्वत कहाँ पे स्थित है? यूरोप में स्थित है। हिमालय पर्वत नेपाल और भारत में स्थित है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हम बताए थे कि हमारे गाँव में एक लड़का है रॉकी नाम का,
उस रॉकी नाम के घर का लड़का हमारे घर के उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला के रूप में याद रखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपको पहले हम बताए थे कि लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला का भंडार नवेली में हुआ करता था। नवेली कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? मक्का है। मक्का को खरीफ फसल के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन है, भारत में निम्न मिट्टी में से कौन बैसाल्ट से बना है? तो बैसाल्ट चट्टान के मिट्टी से कौन? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है और इसी रेगुर मिट्टी पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, गुजरात और महाराष्ट्र। अभी वर्तमान में गुजरात का स्थान नंबर 1 पे आ चुका है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में मार्ग के मध्य स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, रुकिएगा यहाँ पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा, गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दक्कन के पठार का एक भाग है। दक्कन के पठार का 2 भाग है, एगो का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी और एगो का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी पे कॉफ़ी का खेती किया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक में। और भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। 2 प्रकार का कॉफ़ी का उत्पादन होता है, एक का नाम है अरेबिका और दूसरे का नाम है रोबस्टा। अरेबिका कॉफ़ी अच्छा किस्म का कॉफ़ी है जिसका निर्यात कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं, और जो पैसा कमाते हैं वो डॉलर में कमाते हैं। लेकिन जितने भी विदेशी व्यापार करते हैं ना हम लोग डॉलर में ही करते हैं। डॉलर कहाँ का मुद्रा है? अमेरिका का मुद्रा है। जिस देश के पास जितना ज़्यादा डॉलर होता है वो देश उतना ही पूरी तरीक़ा से अमीर होता है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। तो 2 प्रकार की कॉफ़ी, अरेबिका और रोबस्टा। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे? अपने भारत में कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी में कॉफ़ीन पाया जाता है, बस इतना ही याद रख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों पर, यानी कि हम यहाँ पे मेल लिखते हैं और यहाँ पे पूरी तरीक़ा से फीमेल लिखते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुष पर कितना महिला है उसको लिंगानुपात। तो केरल में महिला की संख्या कितना है? 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। भारत का सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। हरियाणा में बेटी की संख्या सबसे कम है, इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा से किया गया था। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। अपने बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? गोपालगंज जिला का। गोपालगंज जिला का जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है अपने बिहार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर पलायन शिखर, जिसको सैंडल पीक कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत के रूप में सैंडल पीक को याद रखेंगे। सैंडल पीक कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में से सम्मिलित नहीं है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे? असम में, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा है। पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे? केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, काजीरंगा असम, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। घाना जो है शेर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, घाना है राजस्थान में। शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। एशियाई यानी कि पूर्व एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के बारे में बात कर रहा है। पूर्वी तट का मतलब इस वाले क्षेत्र के बारे में बात करें, पूर्व वाले तट पे। तो पूर्व वाले तट पे सबसे पहला बंदरगाह बना था पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? यहीं पे उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर से देख लेते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अपना यहाँ है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के रूप में याद रखेंगे। यूक्रेन के निम्नलिखित में से
यूक्रेन निम्नलिखित में से किस सागर से अपना सीमा स्पर्श करता है? यूक्रेन काला सागर से अपना सीमा स्पर्श करता है, ब्लैक सी से स्पर्श करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान का नाम अग्नि चट्टान है। याद रखना है कि जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी पृथ्वी के नीचे हमारा जो द्रव अवस्था पिघला पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे पिघले पदार्थ को बोलेंगे मैग्मा, और यही मैग्मा जब बाहर निकलेगा इसको लावा कहा जाता है। आग का जो लावा होता है, लावा के रूप में याद रखेंगे। पृथ्वी के नीचे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले मटेरियल को मैग्मा कहा जाता है। ठीक, जब बाहर निकलता है तो लावा कहा जाता है। यही लावा जो पूरी तरीके से ठंडा होकर अग्नि चट्टान बन जाता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, एक अग्नि चट्टान के रूप में याद रखिएगा, एक कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। अग्नि चट्टान को जब धूप में रखिएगा, धूप पानी खाएगा तो कुछ ना कुछ रूप में परिवर्तन होगा, उसी को कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। और तीसरा चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान से ही पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। अवसादी चट्टान से जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, ये सब अवसादी चट्टान से ही प्राप्त होता है। किम्ब्रेले सोना का खान कहाँ पे है? किम्ब्रेले हम लोग पढ़े थे पूरी तरीके से। किम्ब्रेले सोना का खान अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका में किम्ब्रेले सोना का खान है। भारत में सोना का खान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक का एक कोलार जगह है, एक फिल्म आया था जिसका नाम था KGF। KGF फिल्म का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है कहाँ पे? कर्नाटक में। और भारत में सोना का खान कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। भारत में हीरे का खान के रूप में याद रखें पन्ना नामक स्थान। पन्ना नामक स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हीरा के खान के रूप में याद रखेंगे पन्ना। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सोना के दुकान का नाम आप देखिएगा कहीं कहीं हीरा पन्ना ज्वेलर्स रखा होता है। तो पन्ना एक जगह है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जहाँ हीरा का सबसे बड़ा खान के रूप में भारत में याद रखेंगे। हीरा के बारे में 2-3 क्वेश्चन और बन जाता है। हीरा का क्रांति कोण होता है 24.4। हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। हम लोग बात किए थे जब नदी के उद्गम स्थान के बारे में बात किए थे, तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी बहती कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो यहाँ से अफ्रीका इसका सही आंसर होगा। अब समझिए, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। नील नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है। पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। मिस्र के किसान को फराव के रूप में याद रखा जाता है। और नील नदी पे आसवन बांध बना हुआ है। आसवन बांध कहाँ बना हुआ है? नील नदी पे, अफ्रीका महादेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सागौन और साल का जो पेड़ है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के रूप में याद रखेंगे। सागवान याद रखिएगा। सागवान और साल का जो वृक्ष होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के रूप में इसको याद रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार। गोंडवाना लैंड का जो चट्टान है ना, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन सी है, गोंडवाना लैंड के क्रम में कोयला मिलता है, यानी कि भारत में कोयला का भंडार गोंडवाना लैंड के चट्टान में है। जितना भी बहुमूल्य धातु है, सोना, लोहा, ये सारा बहुमूल्य धातु धरवार के चट्टान से प्राप्त होता है। धरवार के चट्टान का भाग कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में सोना का खान भी है। एक कर्नाटक का खान का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो खान है ना, वो लोहा का खान है। तो लोह अयस्क के लिए धरवार चट्टान को याद रखेंगे। धरवार चट्टान से बहुमूल्य धातु प्राप्त हो जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान सामान्यतः पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का जो आकार है ना, पूरी तरीके से पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? ठंडा जलवायु के रूप में हम लोग याद रखेंगे टुंड्रा जनजाति। तो टुंड्रा जनजाति ठंडे के रूप में याद रखिएगा। पृथ्वी का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना बड़ा है, यानी कि सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से। कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। याद रखिए क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उत्तर प्रदेश नहीं, क्या है? राजस्थान है। स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बता रहे कि राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसका जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। नहीं, ये भी गलत है।
इसमें होगा कौन? जनसंख्या में अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। सुन लीजिए 4 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन? राजस्थान। सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य कौन? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या में कौन है? सिक्किम। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा कौन? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, नहीं 1 और नहीं 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के लिए गुरुग्राम याद रखिएगा। गुरुग्राम में एक और याद रखिएगा, भारतीय सोलर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया था 2015 में। लेकिन सोलर बनाने के लिए ना इन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संस्था का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संस्था जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम को गुरुग्राम के रूप में याद रखेंगे, है कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो भारतीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से 2015 में किया गया था, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में ही स्थित है। क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता के लिए याद रखेंगे? हम लोग बात किए थे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन इसका तो सही आंसर पूरी तरीका से डी होगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के रूप में याद रखेंगे, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पूरब होता है, और इस वाले भाग को पूरा पश्चिमी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में याद रखा जाता है। पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट की लंबाई कितना है? तो 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट का लंबाई कितना? 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट के रूप में याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। जैव विविधता का मतलब होता क्या है? किसी खास स्थान पर जीवों और पेड़ पौधा वनस्पतियों के जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगा, यानी कि भारत विविधताओं का देश है। यानी कि भारत के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी। यानी कि पूरी तरीक़ा से भारत में विविधता है, अनेकता में एकता है। और सर्वाधिक विविधता कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। क्योंकि पश्चिमी घाट में वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की, जीव जंतु अलग प्रकार के, पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के। यानी किसी खास स्थान पे जीवों की जितनी अधिक विविधता पाई जाएगी उसी को जैव विविधता कहा जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन को भी तरह से याद रखिएगा। 22 मई जैव विविधता दिवस। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में याद रखेंगे। दासीग्राम अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मृत सागर किन 2 देशों के बीच में स्थित है? मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। इजराइल की राजधानी कहाँ पे? जेरूसलम। जेरूसलम को पवित्र भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ईसाई धर्म का पवित्र स्थान, यहूदी धर्म का पवित्र स्थान और मुस्लिम धर्म का पवित्र, इन तीनों धर्मों का पवित्र स्थान इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। इसलिए जेरूसलम को पवित्र भूमि का देश के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को हिम वर्षा कहा जाता है। बिल्कुल, जब बर्फ़ की बारिश होता है उसको हिम वर्षा के रूप में याद रखा जाता है। यानी वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़े को हिम वर्षा के रूप में याद रखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। पुलितिंचला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा उड़ीसा में स्थित है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। नदी बेसिन का मतलब नदी के किनारे वाले क्षेत्र को नदी बेसिन के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब परमाणु संयंत्र से क्वेश्चन आ गया और यहाँ से 5 क्वेश्चन याद रख लेगा। नरोड़ा परमाणु भट्टी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में एगो कैगा नाम का परमाणु भट्टी है। कैगा परमाणु भट्टी कहाँ पे? कर्नाटक में। ककरापारा परमाणु भट्टी कहाँ पे? गुजरात में। रावतभट्टा परमाणु भट्टी कहाँ पे? राजस्थान में। कुंडल परमाणु भट्टी कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में, मुंबई में। और तारापुर कहाँ पे? मुंबई में। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र बना था, परमाणु स्टेशन बना था तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र मुंबई में बना था। नरोड़ा नाभिकीय शक्ति उत्तर प्रदेश। कैगा कहाँ पे? कर्नाटक। ककरापारा गुजरात। रावतभट्टा राजस्थान। कुंडल कहाँ पे? तमिलनाडु में। देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360 है। हम लोग बात किए थे कि ये पृथ्वी के उत्तर से दक्षिण तक को बोलेंगे देशांतर रेखा,
और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम वाले को बोलेंगे अक्षांश रेखा, ये वाला रेखा को अक्षांश कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा खींचा जाएगा उसको कहा जाता है देशांतर। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360 है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसने अपने निवास स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? भारतीय गैंडा, असम बिल्कुल ठीक है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। शेर हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाया जाता। शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? गुजरात में पाया जाता है। बंगाल टाइगर बंगाल में है, लेकिन शेर का निवास स्थान हिमालय पर्वत नहीं है। हिमालय में हंगुल पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो पाया जाता है ठंडे प्रदेश में, उसको याद रखा जाता है। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। एक है उत्तर दक्षिण गलियारा और एक पूर्व पश्चिम गलियारा। यानी उत्तर से दक्षिण तरफ रोड बना है, पूर्व से पश्चिम तरफ रोड बना है। ये दोनों रोड जहाँ मिलता है उसको झांसी कहा जाता है। यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों मिलता कहाँ पे? झांसी नामक स्थान पे। झांसी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। और सिलचर कहाँ पे है? असम में। असम से गुजरात तक रोड बना है, इसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर में श्रीनगर से, दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा के रूप में याद रखेंगे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? शुष्क भूमि के लिए उचित फसल मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सब के लिए तो हम लोगों को पूरी तरीके से पानी चाहिए। क्वेश्चन आगे है। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग, डक्कन पैसेज इसको पूरी तरीके से अलग करता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना के सहायक नदी नहीं है? रामगंगा नदी गंगा के सहायक नदी है। अपने गंगा नदी की सहायक नदी कौन? रामगंगा नदी। चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बहती है, तो गंगा की सहायक नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? चांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। चांगला जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। सिला दर्रा उत्तराखंड में। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये पूरी तरीके से गलत है। और ऑप्शन ए और बी सी याद रख लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। 6 नदी का बंटवारा हुआ था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत और यहाँ पे पी से पाकिस्तान, RBS। यहाँ पे CJI याद रखिएगा, बता रहे हैं। R से होगा रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी भारत यूज करेगा। चिनाब, झेलम और इंडस को कहा जाता है सिंधु। चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। इन तीनों नदियों का पानी भारत 20% यूज करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज का पानी 20% पाकिस्तान यूज करेगा। यही बंटवारा हुआ था। बंटवारा करने में मीडिएटर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक पूरी तरीके से मीडिएटर बन के, यानी बिचौलिया कौन था? वर्ल्ड बैंक हम लोगों के बीच समझौता कराया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है? सर्वाधिक द्वीपों की संख्या कहाँ पे? इंडोनेशिया में। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, और सर्वाधिक द्वीप कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है। इनमें से किस भारतीय राज्यों में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश को बाघ के रूप याद रखेंगे। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में याद रखेंगे। पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो गुजरात से तमिलनाडु तक फैला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान को एक भू अभिनीति के रूप में याद रखेंगे। एक प्रकार का मैदान का निर्माण करता है, भू आकृति का निर्माण करता है, भू अभिनीति के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर है। मॉस, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? टुंड्रा जनजाति में टुंड्रा क्षेत्र में। टुंड्रा क्षेत्र
ठंडे वाले प्रदेश के रूप में याद रखेंगे। लाइकेन के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। जहाँ वायु में प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन मर जाएगा और प्रदूषण कम होगा तो लाइकेन जीवित रहेगा। उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाई और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाले ग्रहों की हवाओं का कैसा क्रम होता है? तो उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ बहता है व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक पवनें पूरी तरीके से बहती है। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? 7 देशों का सीमा भारत के साथ पूरी तरीके से साझा होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 30 से 35% शहरी जनसंख्या है। इस बात का अभी भी 70% लोग गाँव में ही निवास करता है। इसीलिए तो कलाम जी बोले थे, महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, पिचवरम तमिलनाडु में, भीतरकनिका उड़ीसा में, वेम्बनाड झील कर्नाटक में नहीं केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पे? केरल में स्थित है। आगे देखिए, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना, इसी परियोजना को देख के नेहरू जी बोले थे कि बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। 1948 में ये बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ग्रीष्म ऋतु में मैंग्रोव सावर, आम्र वर्षा कहाँ पे? केरल में होती है। मैंग्रोव सावर का मतलब आम्ल वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वन कौन सा पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक पर्णपाती वन के रूप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी पे। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा का हाइट 2637 मीटर है। भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है? उत्तर वाला मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। जैसे अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, इन वाले क्षेत्र कैसा मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बना है? प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से बना है। वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के सबसे मीठी पानी का झील है वुलर झील। विश्व का सबसे मीठे पानी का झील कौन है? सुपीरियर झील है। कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, यानी दोनों इसमें स्थित है। खरीफ फसल का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो खरीफ फसल कब बोए जाते हैं? खरीफ फसल वर्षा के समय में बोया जाता है। वर्षा आधारित फसल कहा जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? त्रिची में स्थित है। केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? त्रिची में स्थित है। आगे हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन आगे देखते हैं। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। बिल्कुल होती है। भारत के एक राज्य राजस्थान का जैसलमेर, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। कितना होती है? 12 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लेकिन लेह केंद्र शासित प्रदेश से। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे? मेघालय के मासिनराम में होती है। तो क्यों कम होती है वर्षा? यहाँ तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। हवाएं बाधाओं को पार नहीं कर पाती, जिसका कारण से ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। हम लोग समझते हैं कि जब वर्षा होने वाला होता है तो वर्षा होने के पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, यानी हम लोग गांव में बोलते हैं कि बहुत गर्मैले व पानी हुई। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीक़ा से गर्मी हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ का हवा ऊपर की तरफ उठा, क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। जब ऊपर हवा जाता है वो हवा ठंडा होता है और ठंडा होकर पूरी तरीके से पानी बना के पूरी तरीके से निकालता है। और ये कि गर्म हवा अगर ऊपर गया तो हमारा बादल बना हुआ है। बादल कहाँ? क्षोभ मंडल में बना हुआ है। जब बादल को पिघला के पानी बना के ले आता है तो वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसीलिए ऊपर तक नहीं जाती है और ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वो पानी नहीं आ जाती है, पानी नहीं पड़ता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी नंद प्रयाग के रूप में याद रखिएगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जाती है। निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड का क्या नाम है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। बीहर आमतौर पर किस नदी बेसिन में बना हुआ है? हम शुरू सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया गया था बीहर चंबल नदी घाटी के बना हुआ है, बहुत गड्ढे के रूप में याद रखा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कुछ भूखंड का भाग था, उसको गोंडवाना लैंड के रूप में हम लोग याद रखेंगे। गोंडवाना महाद्वीप के रूप में याद रखा जाता है। एस्किमो मूल निवासी लोग कहाँ निवास करते हैं? एस्किमो जनजाति इग्लू में रहती है। इग्लू बर्फ़ के घर को कहा जाता है। अलास्का इनका पूरी तरीक़ा से मूल निवास है। अलास्का उत्तरी अमेरिका के बगल में स्थित है। भारत में तृतीय कोयला का मतलब एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और लिग्नाइट।
तीसरा कोयला का नाम लिग्नाइट, सबसे पहले बताए थे हम एंथ्रासाइड, तब बिटुमिनस और तब लिग्नाइट। तो तीसरा नंबर का कोयला कौन? लिग्नाइट। भारत में तीसरा कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। ब्लू माउंटेन कहाँ पे? मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ पे? भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और उमानंदा जो है सबसे छोटा है। उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर, और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। गंडक परियोजना किसके किसके बीच की है? तो गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। बिहार और यूपी की परियोजना गंडक परियोजना के रूप में हम लोग याद रखेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम गंडक परियोजना है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा जो हवा है ना, ये ठंडा और गर्म दोनों हवा के रूप में याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तटीय भूभाग नहीं है? तटीय भूभाग नहीं है, ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। तटीय भूभाग के रूप में कौन? समुद्री चट्टान, समुद्री गुफाएं, समुद्र के किनारे जितना होगा सब तटीय भाग। हिम जो बना होगा ना, तट पे नहीं बना होगा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या किसके पास? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अपना सिक्किम है, हम लोग बात किए हुए थे। आगे देखते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल और प्यार कहा जाता है। हिमालय के जो घास का मैदान है उसको बुग्याल और प्यार के रूप में हम लोग याद रखते हैं। भारत में सूखी मिट्टी का विस्तार कहाँ पे? सूखी मिट्टी का विस्तार राजस्थान में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार धाराओं में विभक्त हो जाती है? कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टम सब ये क्षेत्र, श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम सब कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के लिए हम लोग किस नदी को याद रखेंगे? कर्नाटक के लिए नदी याद रखें कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक वाले क्षेत्र में। तो श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान का राजधानी हुआ करता था, है कहाँ पे? कर्नाटक, मैसूर में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। केनारी जो जलधारा है ना, ये पूरी तरीके से ठंडी जलधारा के रूप में याद रखेंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी देश का पूर्ण रूप से एक जैविक राज्य घोषित किया गया? जैविक राज्य कौन है जहाँ जैविक खेती होती है? सिक्किम होता है, सिक्किम में जैविक खेती होती है। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति के लिए हम लोग बात किए थे कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का ही उपग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? बृहस्पति का। ओजोन परत को नष्ट करता है क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड CFC क्लोरीन का कारण ही पूरी तरीके से ओजोन परत हानि पहुंचता है। क्वेश्चन है फिरोजाबाद के लिए कुछ नहीं याद रखना है, कांच की चूड़ी बनाने के लिए याद रखिए। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किस फसल के लिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है? मक्का के लिए साधारण सा पानी में भी मक्का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। जूट, चावल, कपास में पूरी तरीके से पानी चाहिए। क्वेश्चन आगे है कि डैश विकासवादी संबंधों का प्रमाण देता है? जीवाश्म ही बताता है कि पूरी तरीके से लोगों का प्रमाण क्या है। तो भारत के लोगों का सबसे पहला जीवाश्म मिला था नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म के लिए सेंटर भी कहाँ बना है? पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में बना है। सह्याद्री पर्वत के रूप में याद रखेंगे। सह्याद्री पर्वत हम लोग बात किए थे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में याद रखा जाता है। आइए आगे क्वेश्चन था सह्याद्री के बारे में। तो सह्याद्री का विस्तार भारत के गुजरात से लेकर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो सह्याद्री का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। सह्याद्री का मतलब पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का विस्तार 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, हम लोग बात कर चुके थे। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में 1936 में स्थापना किया गया था। उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ में किसका उत्पादन होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल का उत्पादन होता है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा को क्या कहा जाता है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनी हुई है? गिलगिट नदी से बनी हुई है। गिलगिट क्षेत्र के रूप में इसको याद रखिएगा। काराकोरम के दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? गिलगिट नदी से बनी हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान इस क्षेत्र के रूप में याद रख लीजिएगा। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र तक सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती होती है, सीढ़ी बना बना के खेती होती है। ग्रीन वाश इंगित करता है। ग्रीन वाश का मतलब पर्यावरण सुरक्षा का
संरक्षण का झूठा वादा करना, पूरी तरीक़ा से ग्रीन वाश कर दे रहे हैं, यानी कि पर्यावरण के सुरक्षा प्रदान करने के लिए झूठा वादा करके आ गए, उसी को ग्रीन वाश के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन है 129 नंबर, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता के क्षेत्र में हॉटस्पॉट वाला जो क्षेत्र अपना है, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन बढ़िया है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की तरफ जो पर्वत श्रृंखला है उसका एक सीक्वेंस याद रखिएगा। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, नन्नामलाई की पहाड़ी, जावदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु, नन्नामलाई, जावदी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी। उत्तर से दक्षिण तक ये पूरी तरीक़े से क्रम आपको सजाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेवराई की पहाड़ी कहाँ पे है? सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे की प्रजाति है? ये सब पूरी तरीके से यूफोर्बिया प्रजाति के रूप में कांटेदारी कांटा वाला जितना भी झाड़ियाँ है वो सब आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ? बरगी बांध, इंदिरा सागर और लंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बाण सागर पूरी तरीके से नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? यानी कौन अजैविक घटक नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग बात किए थे कि हमारे और वातावरण के बीच आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो जैविक घटक में पशु आ जाएगा। पूछ रहा है कि कौन अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? वर्षा, पवन, मृदा, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक है। पशु जैविक घटक के रूप में याद रखेंगे। 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालघाट खान में पाया जाता है? बालघाट खान में कॉपर पाया जाता है। अष्टमुड्डी झील कहाँ पे है? केरल में स्थित है। अष्टमुड्डी झील कहाँ पे? केरल में आर्द्रभूमि के रूप में याद रखिएगा। अष्टमुड्डी झील, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, हम लोग बात किए थे। डैश महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे उथला है। सबसे उथला महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का ही सबसे गहरा गड्ढा का नाम है मैरियाना ट्रेंच। इसको चैलेंजर गढ़ के रूप में हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किसके किसके बीच में स्थित? हम लोग बात किए थे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो लघु हिमालय का जब विस्तार है, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के बीच में पूरी तरीके से स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। केसर का उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। केसर का उत्पादन भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर। केसर का हम लोग वर्तिका और वर्तिकाग्र के रूप में खाते हैं। देश में बात करेंगे तो ईरान में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी? 1919 से 1920 में। पशुधन के मामले में भारत का स्थान नंबर 1 पे है। और भारत में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश है। भारत में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है पूरे विश्व में। और पशुधन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 स्थान पर। यानी पशु के मामले में, गाय और भैंस के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। और भारत में सबसे नंबर 1 स्थान पे हम लोग हैं। दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 स्थान पे है। जूट में नंबर 1 स्थान पे अपना भारत है। 143 क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में है। पंजाब में काली मिट्टी का कोई विस्तार नहीं है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है, केरल में काम करती है। खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण आराम से बताइए। चना, मटर और गेहूं और कपास। तो खरीफ फसल कौन होगा? कपास खरीफ फसल के अंतर्गत रखा जाता है। यारलुंग जांगपो किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में यारलुंग जांगपो कहा जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाती है तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। वही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। भारत में यारलुंग जांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहा जाता है। और तिब्बत में जाती है तो सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं में वृत्तों का प्रकृति कैसा होता है? ध्रुव की तरफ जाने पर, ध्रुव की तरफ जब जाइएगा ना तो आपका अक्षांश का मान घट जाएगा। ध्रुव पे पूरी तरीके से पतला हो जाता है। तो ध्रुव तरफ जाइएगा तो उसका व्यास क्या होगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और सूरज पर एक व्यक्ति का भार भिन्न होता है? भिन्न इसलिए होता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का मान अगर g है तो चंद्रमा पर g/6 होता है। यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा,
ज़्यादा है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 होता है। किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे 600 न्यूटन होगा, यहाँ पे याद रखिए 600 न्यूटन होगा, तो चंद्रमा पे कितना 100 न्यूटन होगा। भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ याद रखना है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे 10 किलो होगा। यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, अगर 10 किलो पृथ्वी पे भार है, चंद्रमा पर भी 10 किलो ही होगा। अंतर इतना होगा कि आपको उठाने में हल्का लगेगा। क्यों हल्का लगेगा? तो हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस वस्तु को खींच रहा है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, उसको खींच नहीं पाता है, इसीलिए वो थोड़ा हल्का लगता है। भार उतना ही होगा, 10 किलो होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। कितना गुना बदलता है भार? 6 गुना भार बदल जाता है। 600 न्यूटन का कोई पृथ्वी पर वस्तु होगा, चंद्रमा पर जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का होगा। कितना हल्का? 6 गुना हल्का हो जाता है। क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय के रूप में पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? मेघालय जो है ना, असम का मूल रूप से एक हिस्सा हुआ करता था। उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी म्यांमार में नहीं बहती है। चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है, लेकिन म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को कहा जाता है। अरकान युमा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? म्यांमार में स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। भारत में ही ये हुआ करता था, भारत से 1937 में अलग हो गया। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? नाइपे। म्यांमार में एक रंगून जगह है जहाँ पे काला पानी की सज़ा दिया जाता था। 1857 के क्रांति के नेता थे बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट हुआ करते थे। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। उनको रंगून में काला पानी की सज़ा दे दिया गया था, वहीं पे इनका देहांत हो गया, वहीं पे वो मर गए। 163 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन के अनुसार देखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। 164 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक बृहद वृत्त का निर्माण करता है? बृहद वृत्त का निर्माण सबसे बड़ा वृत्त का भूमध्य रेखा पर ही होता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा किस किस नदी से डेल्टा बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बहता है, वहीं पे सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति भी यहीं पाई जाती है, और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में ही पाई जाती है। प्राचीन समुद्री मार्ग मुजरिस किस राज्य में स्थित है? मुजरिस पूरी तरीके से किस राज्य में स्थित है? प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुजरिस केरल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोला जाता है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। 32 किलोमीटर एरिया इसका स्क्वायर है, क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर। 168 नंबर क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? राजस्थान का त्यौहार बूंदी त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम कृषि कहा जाता है? झूम कृषि के रूप में स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि का मतलब घूम घूम कर खेती करना, तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। जैसे झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन कौन सी है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। उड़ीसा अपना पूर्व में तो स्थित है, इसलिए ब्राह्मणी नदी के रूप में याद रखिएगा उड़ीसा। राउरकेला स्टील प्लांट ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया के रूप में याद रखा जाता है, और कुरुआ कहा जाता है झारखंड में। कयांत्रित चट्टान का उदाहरण, हम लोग बात किए थे चट्टान 3 प्रकार का, अग्नेय चट्टान, कयांत्रित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो कयांत्रित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो सेल जो है ना, स्लेट जो है सेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? कपास के लिए अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। पानी सोखने की क्षमता कम होती नहीं, पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। आयरन की प्रचुरता होती है, बिल्कुल ठीक है। चिकनी मिट्टी जैसी होती है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका पूरी तरीक़ा से गलत है, लेकिन ऑप्शन में गलत ही पूछा, इसलिए ये पूरी तरीक़े से सही होगा। प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति का क्षेत्र भारत में कौन सी के रूप में बात किए थे कि अरब सागर प्रवाल भित्ति से निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू त्यौहार किस उत्सव में हिस्सा है? जल्लीकट्टू त्यौहार पोंगल का हिस्सा है। पोंगल तमिलनाडु में और ओनम केरल में। ओनम कहाँ पे? केरल में।
नौका दौर के रूप में याद रखिएगा। हम्पी एक जगह है कहाँ पे, कर्नाटक में। सुनामी का कारण, सुनामी क्यों आता है, सुनामी का कारण क्या है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। जल के नीचे ज्वालामुखी, बिल्कुल। समुद्र में अगर भूकंप आ जाए उसको सुनामी कहा जाता है। स्थल पे भूकंप आए, पृथ्वी में हलचल है, भूकंप के रूप में याद रखेंगे। और वही भूकंप समुद्र में है तो उसको सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी शब्द है। पृथ्वी के आंतरिक उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, पृथ्वी के आंतरिक उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी पृथ्वी के नीचे के टेम्परेचर को भूतापीय के रूप में याद रखेंगे। मणिकरण घाटी एक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। मणिकरण घाटी हिमाचल प्रदेश में भूताप ऊर्जा के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, नेहरू जी कहे थे। स्वतंत्र भारत का पहला परियोजना बनाए थे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाया गया था। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना था। इसी को बोले थे आधुनिक भारत का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, हिमालय का जल निकासी प्रणाली का हिस्सा कौन सी नदी नहीं, गोदावरी नदी का इसका पूरी तरीके से भाग नहीं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सब हिमालय से निकलने वाली है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, नासिक से निकलती है। भारत के डैश में खेती के लिए आदिम रूप से झूम कृषि की जाती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में। यानी कि भारत के बारे में बात करेंगे, उत्तर और पूरब जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला 7 सिस्टर वाला राज्य है वहाँ पे झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि का मतलब घूम घूम कर खेती करना। क्वेश्चन आपको कई दिन से हम बता रहे थे कि भारत के कुछ भाग में यात्रा करते हुए आप ट्रेन से जा रहे हैं, जब ट्रेन से जाइएगा तो लाल रंग का मिट्टी दिखेगा। और लाल रंग का मिट्टी किसके कारण होगा, तो फेरिक ऑक्साइड की विद्युता के कारण लाल मिट्टी पूरी तरीके से लाल दिखने लगेगी। लाल मिट्टी को भी पीली मिट्टी कहा जाता है। लाल मिट्टी में जब पानी लगता है ना तो पीला रंग का दिखने लगता है, इसलिए लाल मिट्टी को पीला मिट्टी भी के रूप में याद रखेंगे। पीली नदी के रूप में भी याद रखेंगे। हांगहो नदी को पीला नदी कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन से आगे बढ़ लीजिए। 182 नंबर क्वेश्चन, डैश अलकनंदा और मंदाकिनी को जोड़ता है। हम आपको बताए थे ये ट्रिक, अमरुद से याद रखिएगा। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या होगा, अलकनंदा और मंदाकिनी जुड़ेगी। अमरुद याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग के लिए कर्णप्रिय था, तो कर्णप्रिय का मतलब कि अलकनंदा नदी सबके पास होगा, यहाँ पे पिंडार नदी होगा। पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलाएंगे तो कर्णप्रयाग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देवप्रयाग के लिए भागीरथी अलकनंदा हम लोग पढ़ चुके थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम है, तो सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव का है। राउत नाचा भारत के एक राज्य अधिकारिक आदिवासी को कहा जाता है, तो राउत नाचा वाला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में स्थित है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतम आदिवासी द्वारा किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी सप्त सिंधु क्षेत्र से बहती है और बाद में सूख जाती है। सरस्वती नदी। आगे देखते हैं ऑप्शन सहित कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है, बाद में सूख जाती है। सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है, बाद में सूख जाती है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा जाता है, देवीतमा कहा, नदियों की माँ के रूप में याद रखा, सबसे पवित्र नदी के रूप में याद रखेंगे। लेकिन नदी ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और केरल किधर स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, पश्चिमी घाट के रूप में यहाँ, तो केरल पश्चिमी घाट का ही भाग है, तो केरल में स्थित है, तो पश्चिमी घाट में स्थित है। क्वेश्चन 187, लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश यही सही है, ये भी गलत है। तो पुलिकट झील कहाँ पे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर सी होगा। जैव विविधता का नाश कैसे होता है, जैव विविधता के बारे में हम बताए थे कि सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। जीवों का प्राकृतिक आवास की कमी, घर आप किसी का तोड़ दीजिएगा, पेड़ पौधा जो भी जितना भी जंगल काट लीजिएगा, घर तबाह होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, वनों का नाश, यानी कि इन सबके कारण जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जैव विविधता का मतलब जीवों की जितनी अधिक विविधता होगी, तो जीव की विविधता खत्म होगी तो जैव विविधता खत्म। तो जीवों की विविधता खत्म कैसे होगी, उनका घर हम लोग तबाह कर देंगे, पर्यावरण में प्रदूषण कर देंगे, वनों को काट देंगे, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र की सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय का विस्तार है, सर्वाधिक उत्तर
दक्षिण अक्षांशीय विस्तार चिली के पास। चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली को तांबा का कैपिटल के रूप में याद रखा जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं? मेघालय का गारो, खासी, जयंतिया सब मेघालय का भाग है। इसी गारो पे गारो जनजाति, खासी पे घासी जनजाति और जयंतिया पे जयंतिया जनजाति। भुवन की पहाड़ी, पूरी तरीक़ा से भुवन की पहाड़ी का विस्तार मेघालय में नहीं है। 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु डैश वर्ष तक सबसे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने और पढ़ने में लिखने साक्षर माना गया। कितने भाषा को पढ़ने के बाद साक्षर माना गया था? 7 भाषा को पढ़ने से उसको साक्षर के रूप में कंसीडर किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखा था? पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक रेचल कार्सन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं। डैश जीवित जीवों के क्षेत्रों और पर्यावरण के साथ पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? जीवमंडल। बायोस्फीयर जीवमंडल का मतलब जीवित और पर्यावरण के बीच आपसी संबंध को व्यवहारित करता है, बताता है। जीवमंडल के रूप में याद रखिएगा। वायुमंडल का मतलब कि हमारे चारों तरफ के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जलमंडल का मतलब समुद्र का भाग होगा और स्थलमंडल का मतलब पूरे स्थल का भाग होगा। तो जीवमंडल दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 नेशनल वाटरवेज 1 का संबंध किससे? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और हल्दिया तक ये पूरी तरीके से एक रोड, नदी के बीच में रोड है, इसको नेशनल वाटरवेज कहा। जैसे NH होता है उसी प्रकार से अगर समुद्री मार्ग को बात करेंगे तो समुद्री मार्ग में, नदी के मार्ग में नेशनल वाटरवेज 1 हल्दिया से कहाँ तक जाती है? हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ती है। आगे देखते हैं ऑप्शन सहित। तो नेशनल वाटरवेज हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज तक जोड़ती है। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? सबसे पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो मंगल और शनि के बीच में कौन? बृहस्पति आता है। फिर से लिख देते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो बृहस्पति आ गया ना, मंगल और पूरी तरीके से शनि के बीच में, याद रख लीजिएगा। 7 ग्रह को थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी पर अलमाटी परियोजना किस राज्य के बीच मुद्दा है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी का जल विवाद है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। एस आकार का महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर। जब मैप आपके पास घर पे जो होगा, मैप में देखिएगा तो अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है। अटलांटिक महासागर इंग्लिश के एस के आकार का दिखता है। धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ सतपुरा की पहाड़ी की चोटी है। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। 200 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो के माध्यम से 200 जो क्वेश्चन हम करा दिए, अगली वीडियो के माध्यम से फिर हम 200 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो सब कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ज्योग्राफी का 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा किया है। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से टॉपिक पर भी चर्चा किया गया है, बहुत से कंसेप्ट पर चर्चा किया गया है। इसी प्रकार की वीडियो आपके साथ हम देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।